डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, passes the time and expected obsolescence. अब नॉर्मल वियर एंड टियर क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर होता है कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट किसी भी मशीन को यूज करती है तो वो रेगुलर उससे कई बार प्रोडक्शन करती है। जब वो उसे रेगुलर प्रोडक्शन करती है तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है। इसी कमी को बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरा है पासिस द टाइम। जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और वो उस टाइम पीरियड में यूज ना किया गया हो तो उसका टाइम जो गुजर गया उस वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी वो कमी कहलाएगी पासिस द टाइम। जैसे पहले क्या होता था, पहले कॉटन क्लोथ्स पसंद किए जाते थे और मोस्टली कॉटन क्लोथ्स क्या होते थे, घर पर जो जो हाथ से चलाने वाली मशीन है उससे बनते थे। अगर आज उसका टाइम पास हो गया और तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। आमतौर पर देखा होगा क्लोथ्स हैं, विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स की डिमांड होती है तो प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो समर सीजन में आती है उनकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद आता है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है कि एक प्रोडक्शन यूनिट को पहले से पता होता है कि उस मशीन को जो उसने आज असेंबल की है वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगी, रिप्लेस की जाएगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी, उससे होने वाले प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। अब ये होता कितने तरह से, ये होता है दो टाइप से। पहला कहलाता है चेंज इन टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी अगर वो ऑब्सोलेट हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे पहले आमतौर पर टाइपिंग के लिए टाइपराइटर का यूज किया जाता था, अब उस की जगह कंप्यूटर से टाइप किया जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई किसकी, कंप्यूटर की, और ऑब्सोलेट किसकी हो गई, टाइपराइटर की। तो टाइपराइटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसे ही चेंज इन डिमांड, जब नई फैशन आती है तो जिस प्रोडक्ट को कंज्यूमर आज पसंद कर रहा है एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, उनकी डिमांड घट जाती है और इस वजह से वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी कि चेंज इन डिमांड। अगर एक प्रोडक्शन यूनिट उसे मशीन जिसने उसने असेंबल की है, एक फिक्स एसेट है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, उसे वो रेगुलर यूज कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल का, तो उस फिक्स्ड कैपिटल की जो वैल्यू में कमी आई इस वजह से इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। इसके दूसरे नाम भी हैं, एक है आपका करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है कि जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया तो उस प्रोडक्ट की जो जिस की सहायता से वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस फिक्स कैपिटल की वजह से वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद, अभी आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट, तो एक सर्टेन टाइम के बाद नए इन्वेस्टमेंट होंगे तो उस पर जो एक्सपेंडिचर किए जाएंगे वो कहलाते हैं कॉस्ट। इस वजह से इसे बोलेंगे करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं क्योंकि पुरानी असेट्स को उसने हटा दिया और नए असेट्स को उसने परचेज कर लिया, नई टेक्नोलॉजी परचेज कर ली, तो ये रिप्लेसमेंट है। तो नए परचेज करने पड़ेंगे, नई कैपिटल परचेज करनी पड़ेगी, नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी और इस वजह से उसे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, इसलिए वो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग कैपिटल को। इस वजह से इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करते क्यों है, इसके लिए जरूरत क्या है। इस डेप्रिसिएशन की रिकवरी के लिए
डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का प्रोविजन करते हैं। ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? ये फिक्स असेट्स की जो एक लाइफ होती है, कह रहा है ना, फिक्स असेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर लाइफ। तो हर एक मशीन की, हर एक फिक्स असेट्स की जो एक लाइफ है वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाती है? एक्सपायर हो जाती है। उस एक्सपायर डेट से पहले उसे रिप्लेस करना ये जरूरी हो जाता है प्रोडक्शन यूनिट के लिए। उसका कारण क्या है? अगर प्रोडक्शन यूनिट उसे रिप्लेस नहीं करेगी तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उस टाइम पीरियड में क्या हो जाएगी? ऑब्सोलेंट हो जाएगी। ऑब्सोलेंस होने की वजह से प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और फर्म को जो प्रॉफिट अर्न करने वाला मोटिव है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फर्म क्या करती है? एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो जो आज की मशीन है जो हायर प्रोडक्शन के लिए है, वो कुछ समय बाद लोअर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए उसे रिप्लेस करना पड़ता है। अब अगर नई टेक्नोलॉजी उसे अचानक परचेज करनी पड़े तो उसे हैवी एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। पॉसिबल ऐसा भी है कि उसे वही एक्सपेंडिचर जो उसने बिगिनिंग में प्लांट सेटअप करने के लिए किए थे लगभग उतने या उससे ज्यादा या उसके आसपास खर्च करने पड़े। अब इतना अमाउंट अगर वो बाजार में दोबारा से खर्च करेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो घट जाएगा। इससे बचने के लिए वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड करता का प्रोविजन करता है। कैसे होता है? अगर ये मान लेते हैं कि अगर एक मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए है और उस मशीन की जो लाइफ है वो 10 इयर्स की है, तो एनुअल प्रोविजन वो करेगा, हर साल 20,000 रुपए बचाएगा। किसमें? रिजर्व फंड के रूप में, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के रूप में। और 10 साल बाद जो 2 लाख रुपए उसने 10 साल पहले लगाए थे वो रुपए दोबारा क्या हो जाएंगे? 2 लाख हो जाएंगे। अब उसके पास कोई अलग से 2 लाख का एक्सपेंडिचर करने की नौबत नहीं आएगी, उसके पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए रिजर्व फंड के रूप में होंगे। तो आसानी से वो उस नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर पाएगा, असेंबल कर पाएगा अपनी प्रोडक्शन यूनिट में। इसकी जरूरत क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? अगर मशीन अपने टाइम पर रिप्लेस नहीं की गई तो उसे प्रोडक्शन लेवल क्या होगा? घट जाएगा। ये जो प्रोडक्शन लेवल घटेगा इसका रिजल्ट क्या होगा? इनकम और आउटपुट दोनों घट जाएंगे। इनकम और आउटपुट के घटने की वजह से इकोनॉमी कहां चली जाएगी? स्लो डाउन में चली जाएगी। डेप्रिसिएशन की प्रोविजन ना करने की वजह से डिप्रेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, जो फॉल इन डिमांड का कारण बनेगी। इस सब से बचने के लिए पर ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन से तो फिक्स असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन के बाद भी प्रोडक्ट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। अब ये होगा कब? ये होगा जब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। तो नेचुरल कैलेमिटीज तो जानते ही हो, उसमें जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, फायर है, ठीक है, सुनामी है, ये बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज हैं। ये इनका प्रोविजन पॉसिबल नहीं है, ये अचानक हो जाते हैं। तो इससे जो फिक्स असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी वो कहलाएगी आपकी कैपिटल लॉस। दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसे अनफोरसीन बोलते हैं। जैसे चोरी हो गई, वॉर हो गई, इनकी वजह से भी फिक्स असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो फिर इसको भी, जैसे किसी ने नई बाइक चुरा ली, अब वो नई बाइक एज इट इज शोरूम पे तो जाकर सेल करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? उसके अलग अलग पार्ट करेगा और उन पार्ट को जाकर बेच देगा। तो जितने की वो असेंबल बाइक है उतने के वो अलग अलग पार्ट तो बिकेंगे नहीं, उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये उसका कैपिटल लॉस है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। तो जब डेप्रिसिएशन था तो उस डेप्रिसिएशन के लिए तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड था,
यानी कि उसका प्रोविजन तो पॉसिबल था कि जब हम उस मशीन को यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, ये प्रोविजन तो हमने कर लिया 10% के हिसाब से या फिर 20% के हिसाब से। अगर कैपिटल लॉस होता है तो इसकी रिकवरी कौन करेगा? तो इसकी रिकवरी के लिए कोई अलग से रिजर्व फंड का प्रोविजन नहीं होता। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिक्स असेट्स को इंश्योर्ड कराना पड़ता है, वो इसकी रिकवरी करते हैं। जैसे बाइक है, आपने बाइक है, आपने घर है, आपने कार ले रखी है, उसको आप क्या करते हो? ईयरली एनुअली क्या करते हो? इंश्योर कराते हो। तो इंश्योरेंस से उसकी अगर वो चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है?